हेलो एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 30 जुलाई है। आज हम 29 जुलाई के जो पीआईबी के आर्टिकल है उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। और देखो, कुछ लोग हैं वो डे 1 पे शुरू किया है कि इन्होंने, कुछ लोग हैं जो ऐसा है कि वो डे 50 60 70 यहाँ तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन देखो, आपका मैटर क्या करता है, आपकी रेगुलरिटी। जब से भी आपने शुरू किया है, जब से भी आप सोच रहे हो कि मैं शुरू करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तब से आप ना रेगुलर रहो और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो, जो लोग पीआईबी को देख रहे हैं या फिर कुछ खुद से पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, कैसे भी आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पीडीएफ से कर रहे हो तो 90% फायदा है, वीडियो से कर रहे हो तो 100% फायदा है। थोड़ा सा आपको समझ के अंदर यदि है तो विकसित हो जाएगी। और यदि आप कहीं से भी कर रहे हो, खुद से भी कर रहे हो, तो आपको 2-3 घंटे आराम से लग रहे हैं। मुझे कोई शौक थोड़ी है कि मैं आपके लिए ऐसे बोलता रहूंगा और करता रहूंगा सारे दिन काम, और आप बिल्कुल भी देखने के लिए इच्छुक नहीं हो, आप रेगुलर नहीं हो। हालांकि कुछ लोग हो, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग नहीं देख रहे हैं, रेगुलर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो, आप जब तक ये रेगुलरिटी नहीं रखोगे, उसकी इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये इसके अंदर 25 से ज्यादा क्वेश्चन है, ये पीआईबी से आपको पक्का मिलेगा यूपीएससी के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो पीआईबी देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होगा, 10 से ज्यादा का क्वेश्चन का डिफरेंस होगा। और वही है, 10 नंबर नहीं, 10 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब 20 नंबर हो गया है। तो इतना डिफरेंस है, आपको पक्का देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ चीजें हैं वो मैगजीन वगैरह हो गई या मंथली मैगजीन है या फिर कहीं से भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। जब आप डेली आंसर राइटिंग वगैरह करोगे ना आप, तब आपको समझ में आएंगी चीजें। तो जब से भी आप देखना शुरू कर रहे हो, अच्छे से रहो, रेगुलर रहो। और बिल्कुल भी है ना, ऐसे हिचकिचाओ मत कि मैं आज कर लिया है, मैं कल नहीं करूंगा, फिर है ना मंथली मैं ऐसे साथ में कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये ऐसे आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आप कोशिश करो, रेगुलर रहो बस, ठीक है। और मैं, मुझे भी मोटिवेशन इससे मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे नहीं है कि मैं अकेले अकेले खुद के साथ में ही बातें कर रहा हूँ या फिर ना ये ऐसा नहीं है कि मतलब 5-7 लोग हैं तो इतना ही देख रहे हैं तो भी अच्छा है। मेरा काम है, मैंने आपके साथ में कमिटमेंट किया है कि मैं आपके लिए हमेशा, मतलब जब तक है ना ये प्रीलिम्स के एग्जाम नहीं होती, तब तक मैं आपके साथ में रहूंगा और रहूंगा ही। ठीक है, लेकिन उसके बाद में मैं वापस अगले साल शुरू नहीं करूंगा फिर, यदि ऐसा ही होगा तो। ठीक है, तो चलो। देखो, ये इंडेक्स है, इसके अंदर देखो अब हम रिवीजन मोड में आ गए। एक तरीके से काफी सारे आर्टिकल्स थे, लेकिन इसके अंदर 5-6 आर्टिकल हैं वो रिवीजन वाले ही हैं, तो एक एक कंटेक्स्ट के तौर पे हम देखते हुए चलेंगे इनको। देखो देखो, जैसे कोयला विनिमय नियम है, ये कोल एक्सचेंज रूल वाला है, ये हम कर चुके हैं पहले से। फिर उसके बाद में माइक्रोप्लास्टिक वाला तो नहीं, ये डीपीआई है, डीपीआई है, इसको कर चुके हैं। नक्सलवाद वाला है तो ये भी हम कर चुके हैं। ऐसे हम प्री और मेंस के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो पहले से कर चुके हैं। विद्यालक्ष्मी योजना है, इसकी मैंने आपको कल पीडीएफ दी थी, इसके अंदर छोटा सा दे रखा था, लेकिन आज ही जो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ है उसके अंदर ये स्कीम आ गई, और एक छोटी छोटी माइनर डिटेल है वो आई थी। और आपको पता है पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पीआईबी ये बैकग्राउंड की न्यूज थी, इसलिए मैंने इसको लिया है। और देखो, सीपीआई है, ये भी हम कर चुके हैं। और निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप वगैरह है, इनके बारे में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें नहीं है और एक साथ में भी दी हुई हैं, इसलिए मैंने क्या है कि इनको वापस रिवीजन मोड में, या फिर एक दो चीजें आप अच्छी सीख सको उसके लिए है। ठीक है, अब देखो, कोल एक्सचेंज रूल है, पहला आर्टिकल है कोल एक्सचेंज रूल, कोयला विनिमय नियम। अब देखो, ये एमएमडीआर एक्ट है 1957 का, उसके तहत ये रूल्स बनाए गए हैं। जैसे मान लो कि सेबी के अंदर हम शेयर मार्केट के अंदर क्या करते हैं, एक्सचेंज पे काम करते हैं, चीज़ों को खरीदना बेचना ये सारी चीज़ें करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं। तो वैसे ही कोयले के अंदर एक बाजार आधारित व्यवस्था बन सके, उसके लिए ये कोयला विनिमय नियम है, ये एक्सचेंज रूल है, ये लाए गए थे। अब देखो, ये इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक कोयला नियंत्रण संगठन सीसीओ है। सीसीओ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सीसीओ मतलब कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसकी मेन बॉडी है, ये प्राधिकरण है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ऐसे मानो ये सारी चीजें, ये पंजीकरण वगैरह करना या फिर उसको रद्द करना, नया बनाना, ये जो रेगुलेशन वगैरह है, ये सारे काम ये सीसीओ करता है। ठीक है, और उसके अलावा जो बाजार की निगरानी वगैरह है, कि जैसे मतलब कार्टलाइजेशन टाइप में नहीं हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं हो रही है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे पहले ही आपको पता चल जाए कि इसके दाम है वो बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आप पहले ही है ना उसको खरीद लो, ये सारी चीजें हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, इन सबको रोकने के लिए कार्यवाही वगैरह ये करता है। ये तो हो गया सीसीओ। फिर उसके बाद में देखो, एक बॉडी और है इसके अंदर, ये तकनीकी निगरानी के लिए बाजार निगरानी समिति है। तो ये बाजार निगरानी समिति है, तो बाजार की मार्केट की जितनी भी प्रैक्टिसेज होती हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान है, ये समिति रखती है, ये इसी के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको थोड़ी सी देखनी है, जैसे मतलब डेली लेन देन वगैरह है तो उनकी निगरानी करना, आईटी प्रौद्योगिकी वगैरह है तो उनकी निगरानी करना, ऑडिट वगैरह करना, ये सारे काम इसके है। अब देखो, दो चीजें और हैं, दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये तो हम कर चुके हैं। फिर 50% राशि सुरक्षित और तरल साधनों से। अब देखो क्या है कि जो सुरक्षित साधन हो, जैसे मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, ट्रेजरी बिल्स हो गए, या फिर पीएसयू वगैरह है, या बैंक वगैरह हैं जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, तो उनकी सिक्योरिटीज के अंदर यदि इन्वेस्ट किया जाए, तो क्या है कि ये फंड है, इसका नाम है सेटलमेंट गारंटी फंड। इसका फंड का 50%
इसके अंदर ही रखना पड़ेगा, जो सिक्योर तरीके से रहेंगे। इससे क्या है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं होगा, यदि फेलियर के चांसेस हैं वो भी कम रहेंगे। तो सुरक्षित और तरल साधनों के अंदर रखना जरूरी है 50%, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा देखो, कैप्टिव और वाणिज्यिक खनक है, मतलब जो माइनर्स हैं तो उनके साथ में वो तो खरीद ही सकते हैं, इसके अंदर भागीदारी वगैरह निभाते ही हैं। उसके अलावा कौन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो पीएसयू हैं, वो जो गैर विनियमित क्षेत्र के छोटे और मध्यम उपभोक्ता, जो स्मॉल और मार्जिनल एंटरप्राइजेज हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, कोई भी इसके अंदर आ सकता है। कुल मिला के ऐसा है, कोई का मतलब ये जो बता रखे हैं उतने ही, ठीक है। बस इतना काम का था, वो हमने देख लिया है। ये 4-5 पॉइंट थे, इनको आप नोट करोगे। अब देखो, अगला आर्टिकल है माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के बारे में है, और इसमें क्या है कि एक रिपोर्ट वगैरह है, रैंकिंग वगैरह है, इस तरीके से थी इसके अंदर, तो इसलिए मैंने इसको लिया। देखो, पहली बात तो है, जो माइक्रोप्लास्टिक है तो इसका निगरानी वगैरह ये सब है ना, कौन करता है, पृथ्वी निगरानी मंत्रालय है, इसके अधीन एक राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र है, एनसीसीआर। ये भारतीय जो तट है तो वहां पे माइक्रोप्लास्टिक का लेवल क्या है, तो उसके बारे में ये एनसीसीआर है, ये बताता है, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में कहेंगे नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ठीक है। फिर उसके बाद में माइक्रोप्लास्टिक कचरे की निगरानी ये करेगा। फिर प्रमुख प्रकार और स्रोत, जैसे मतलब सिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं, जैसे मतलब सिंथेटिक फिलामेंट्स मतलब नाइलॉन वगैरह, ये जो कपड़े वगैरह जितने भी बनते हैं आप देखते हो, तो रेशे वगैरह जितने भी बनते हैं प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से, तो वो सारे हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब प्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे, माइक्रो प्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे। माइक्रो प्लास्टिक की भाषा आप समझते हो, मतलब एक डेफिनेशन है, 5 मिलीमीटर से जितने नीचे जो प्लास्टिक के छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, तो वो सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक के अंदर आते हैं। अब देखो, नदी के द्वारा आ सकते हैं, यदि तटीय क्षेत्रों की यदि बात चल रही है अभी, तो जैसे नदी के द्वारा आ सकते हैं, या फिर कुछ मछुआरे वगैरह होते हैं तो उनकी जो एसेसरीज वगैरह होती हैं, जैसे मान लो कि जाल वगैरह हो गया या ट्रोलर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें, तो वो क्या है, पकड़ने के जो उपकरण है उनके, तो वो भी यदि वहां पे छोड़ के आ जाते हैं, समुद्र के अंदर छोड़ के आ जाते हैं, वो तट के ऊपर आ जाते हैं फिर उसके बाद में, तो ये क्या है कि आपको माइक्रोप्लास्टिक है तो ये बॉडी के अंदर चला जाएगा, मछलियां वगैरह खा लेंगे, और मछलियों को हम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगे ये सारी चीजें। तो क्लीन कोस्ट सूचकांक है एक, ठीक है। तो ये क्लीन कोस्ट सूचकांक है, ये सूचकांक का विकास एनसीसीआर ने किया है, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ के दो तट हैं, तुथुकुड़ी और मन्नार, इन तटों की बात की है इन्होंने, तो यहाँ पे इनको ठीक ठाक स्वच्छ, मतलब फेयरली क्लीन श्रेणी के अंदर रखा हुआ है, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कणों की मात्रा वगैरह आ रही है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बहुत बड़ा केंद्र है, कोई प्लास्टिक का हॉटस्पॉट टाइप में ऐसा नहीं मिला है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो, इस तरीके से नहीं मिली है, लेकिन फिर भी एक चेतावनी टाइप में इन्होंने दी है। अब प्लास्टिक प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार क्या क्या रही है, देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस पे सरकार ने बंद कर दिया था, 2022 से बंद कर दिया है सरकार ने। फिर ईपीआर, जो एक्सपोर्टर है, मतलब जो बनाने वाला है, एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो बनाने वाला है उसी की गारंटी होगी कि वो उसको विनियमित करेगा, उसको रिसाइकिल वगैरह करने का काम वही करेगा, तो ये ईपीआर दिशा निर्देश हो गए। फिर प्रसंस्करण की स्थिति 2022 से अब तक क्या है कि ईपीआर ढांचे के तहत इतने पैकेजिंग वगैरह है ना, इसका प्रसंस्करण किया जा चुका है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति, अब ये मतलब बनने के फेज के अंदर है, राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति है, ये भाई बनने वाली है, अभी उस फेज के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, तो उसके पास में इसको है ना भेजा हुआ है कि और क्या क्या सजेशन वगैरह हो सकते हैं वो बताने के लिए, तो अभी ये विचाराधीन है अभी। देखो, ये हमारी ऐप है स्टडी वीडीजे, और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जाके आराम से देख सकते हो, जो आप डेमो लेक्चर वगैरह हैं वो फ्री के अंदर पढ़े हैं वहाँ पे। और उसके अलावा जैसे आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है, तो आंसर राइटिंग एक दिन का खेल नहीं होता है, जैसे जैसे मैं पीआईबी पढ़ा रहा हूँ तो उनको आप यूज़ में लेना चाह रहे हो, जैसे मैं लास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन वगैरह ये भी देता हूँ, तो यदि आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो, आप यदि किसी को चेक करवाना चाहते हो, डेली आंसर राइटिंग के अंदर सुधार करना चाहते हो, देखो, बड़ी बड़ी कोचिंग है, वो क्या है कि जैसे आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा फीस लेती हैं, लेकिन धर्मेंद्र सर हैं, इन्होंने 4 इंटरव्यू दिए हैं और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर है ना, आपके लिए आंसर राइटिंग और साथ में मेंटरशिप या फिर आपके यूपीएससी से संबंधित कोई भी जो क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, वो सारी चीज़ें है ना यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं। और हिंदी लिटरेचर के लिए श्याम सर हैं, तो ये करवा रहे हैं, जो अभी इस बार आईआरएस मिल जाएगा इनको, आईआरएस आईटी मिलेगा, अभी ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं थोड़े दिन में। देखो, ये अगला आर्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड है, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड है, इसके बारे में है। अब इलेक्ट्रॉनिक के क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के 2-3 आर्टिकल थे, तो उनको है ना मैंने इसके अंदर मर्ज ही कर दिया, एक साथ में कर दिया है, इसकी हेडिंग वगैरह मैंने अलग अलग नहीं लगाई है। अब देखो, पहला है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड है, तो इसका परिचय, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड की, मेटी है, ठीक है, ये तो आप समझते ही हो, माइटी है, तो ये हो गया। फिर इसका उद्देश्य क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन है, मतलब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब फोन वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम है वो सारे आ गए, तो इसका उसका कहते हैं ईएसडीएम कहते हैं। और आईटी क्षेत्र के अंदर जितने भी चीजें हैं, तो उनको इनोवेशन को है ना बढ़ावा देने के लिए है। अब ये क्या है, इसके अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, फंड ऑफ फंड है ये,
ये फंड ऑफ फंड्स है, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड है, ये डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। ये पहले क्या है, सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स, जो मतलब स्टार्टअप वगैरह को और इनको पैसा वगैरह देते हैं, वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, ठीक है। जो ये रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड फंड है, ये फिर उसके बाद में जो स्टार्टअप हैं उन तक पैसा पहुंचाएंगे, ठीक है। स्टार्टअप किसके, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टार्टअप हैं उन तक पैसा पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से ये फंड ऑफ फंड है, ठीक है। इसको सहायक फंड, डोटर फंड इस तरीके से कह दिया जाता है। और मैनेजमेंट कौन करता है, सीवीसीएफएल, ये क्या है, कैन बैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड है, ये इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी चयन वगैरह कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कि मतलब आप कुछ अच्छा होना चाहिए, स्केल वगैरह अच्छा होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं, तो वो इतना डीप के अंदर नहीं पूछा जाएगा आपको। और मतलब इसके अंदर इतना ही दे रखा है, उतना डीप के अंदर है भी नहीं, ठीक है। अब देखो पिछले 12 सालों के अंदर सरकार ने कौन कौन सी स्कीम वगैरह की है जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर बढ़ावा देने के लिए, ये स्कीम है, इनको आप थोड़ा सा ना देख लेना। ये मैं शायद बताऊंगा तो कोई फायदे वाली बात नहीं है, सिर्फ नाम नाम ही लिखने हैं आपको। देखो पीएलआई स्कीम हो गया, फिर पीएलआई 2.0 हो गया जो आईटी हार्डवेयर के लिए हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना हो गई, सेमिकॉन इंडिया प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद में संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर है, तो इसको क्या कहेंगे, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ईएमसी स्कीम कहते हैं इसको। फिर इलेक्ट्रॉनिक घटक और अर्धचालक विनिर्माण, ये छोट बड़ी बड़ी नाम है, ये इनको याद मत रखना चाहिए, ये 3-4 नाम है, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। यदि आपको पूछा जाए तो ये 3-4 चीज आप लास्ट में लिख सकते हो। अब देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके दिमाग में आ रहा है, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी कुछ दे रखे हैं, उनको आप देख लो एक बार। जैसे आधार हो गया, यूपीआई हो गया, डिजी लॉकर हो गया, उमंग हो गया, ये सारी चीजें आपको पता है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, छोटी छोटी चीजें आपको मतलब नहीं है अब तो बताने का। ई हस्ताक्षर, ई साइन वगैरह हो गया, एपीआई सेतु है, तो ये हो गया। फिर एपीआई सेतु क्या है कि जैसे ये क्या है, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनको एक साथ में लाने का काम है ना, ये करता है एपीआई सेतु, जो मतलब एपीआई नीति है उसको सुगम बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा मैं बता दिया मैंने। फिर मेरी पहचान है कि नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन एसएसओ आईडी टाइप में ऐसे बनाने के लिए प्लेटफॉर्म हो गया। फिर भाषिणी है, जो अलग अलग भाषाओं के अंदर अनुवाद वगैरह करना है, तो वो हो गया। ये तो हो गए डीपीआई के लिए। अब डीपीआई के अंदर ही और चीजें हैं, जैसे सामान्य कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह बहुत सारे खुले हुए हैं। अब कितना डेटा वगैरह है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भारत नेट है, तो जो ग्रामीण कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ाना बढ़ाना, जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं तो उन तक है ना ये इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाना। फिर टेलीकॉम इंटरनेट वृद्धि है। फिर उसके बाद में 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट है, कि हर जगह पे 4G तो कम से कम पहुंचे, तो उस सब के लिए 4G सेचुरेशन पॉइंट है, फिर प्रोजेक्ट है, सॉरी। फिर पीएम दिशा हो गया, उभरती प्रौद्योगिकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम, जैसे मतलब इनके प्रशिक्षण वगैरह देना, जो फ्यूचर वाली स्किल्स है, जैसे एआई है, मशीन लर्निंग है, इनके लिए जो कौशल विकास है वो किया जाए, तो फ्यूचर स्किल प्राइम हो गया। फिर इंडिया एआई मिशन हो गया। और दीक्षा प्लेटफॉर्म है, आईसीए एक कार्यक्रम है जिसमें क्या है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए जागरूकता वगैरह की जाती है, तो ये एक प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ये स्कीम है, इनको यदि आप लिखना चाहो तो एक साथ में, यदि पहले लिखे हुए हैं तो उसके अंदर ऐड कर लेना आप। ये मैंने बता रखा है, इसके अंदर 4-5 चीजें नहीं है, तो इनको थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी ये समझाने लायक इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब देखो अगला है, देश में नक्सलवाद की स्थिति। आपको पता है नक्सलवाद के बारे में हम बात कर चुके हैं, और भारत सरकार ने एक टारगेट लिया था कि शायद जुलाई का ही था, कि 1 जुलाई तक हम इसको खत्म कर देंगे। 1 जुलाई, जुलाई नहीं ना, 31 जून तक था शायद, ठीक है। तो हम इसको खत्म कर देंगे, और ये नक्सलवाद की स्थिति है तो इसको खत्म करने का भारत सरकार ने कह दिया कि हाँ, ये शून्य हो चुकी है। 2026 में है ना ये खत्म हो गया है। ये मार्च का ही था शायद, अप्रैल लास्ट था, ठीक है, घटकर पूरी तरह शून्य हो चुका है। फिर उसके बाद में देखो इसमें क्या है कि 37 जिले हैं, उनके विकास के लिए और एक जिले की निगरानी के लिए इनको चिन्हित किया गया है, कि लगभग खत्म तो हो गया है लेकिन कहीं कहीं संभावना है, तो वहां पे है ना यदि वापस उभर सकता है तो उनके लिए कुछ चिन्हित वगैरह किए गए हैं कि वापस ना उभर के हो जाए। तो फिर उसके बाद देखो, अब देखो पुनर्वास वगैरह के लिए कौन कौन सी स्कीम वगैरह सरकार ने चलाई थी, उनको क्या क्या चेंज किया है, इससे पहले हम कर चुके हैं। जैसे उनको कॉमन सर्विस सेंटर टाइप में उनको चेंज चेंज कर दिया है, ठीक है। जो मतलब वहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनके अलग अलग सेंटर्स वगैरह बने हुए थे, तो उनके लिए क्या है, उनको तो ये जन सुविधा केंद्र टाइप में बना दिया है, ठीक है। फिर देखो उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए और क्या क्या किया जा रहा है। देखो सुरक्षा संबंधी खर्चा है, सुरक्षा संबंधी खर्चा है, एसआरई योजना है, इसके तहत भी बहुत सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। फिर उनके जो पुनर्वास वगैरह करने के लिए आत्मसमर्पण यदि कोई करता है तो 5 लाख रुपए, और दूसरे लोग हैं तो उनको 2.5 लाख रुपए, मतलब जो बड़े वो वाले करते हैं तो उनको
5 लाख और वरना 2.5 लाख रुपए की तत्काल मदद दी जाती है। फिर प्रशिक्षण वगैरह देना, 3 साल तक उनको 10,000 रुपए देना, जो मासिक स्टाइफंड टाइप में होता है वो दिया जाएगा। ऐसे उनको मतलब रोजगार वगैरह प्रोवाइड करवा के उनको वापस है ना पुनर्वास किया जाएगा, जो नक्सलवाद के अंदर फंसे हुए थे। अब देखो कनेक्टिविटी के लिए सड़कें वगैरह बना रही है सरकार, शिक्षा रोजगार दे रही है। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी बैंक खाते वगैरह खोलना, ये सारा उस एरिया के अंदर कर रही है। यदि आपको पूछा जाए, एक बार पूछा जा चुका है, मेंस के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, तो देखो वित्तीय समावेशन है इसके लिए। फिर जन सुविधा केंद्र है, इनको चेंज कर दिया गया है। देखो जन सुविधा केंद्रों के अंदर बदला जा चुका है। तो शांति स्थापित करने के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारी जगह थी जो नक्सलवाद के लिए एक सेंटर टाइप में सरकार की जो मिलिट्री वगैरह है तो उनके लिए, या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो उनके जो सेंटर्स हैं उनको जन सुविधा केंद्रों के अंदर चेंज कर दिया है। फिर जो भूमि पट्टे वगैरह है तो वो बांटे गए उनको। देश के अन्य हिस्सों के अंदर जो युवा है तो उनको अन्य हिस्सों के अंदर भेज के और उनकी एक दूसरे के साथ में टाई अप करके और उनको जन जागरूकता वगैरह ये सारी चीजें करवाई जा रही है। मतलब उनको दौरा वगैरह करवाया जा रहा है, ऐसे मानो कि मुख्य धारा के अंदर लाया जा सके। फिर अब देखो ये हो गया है। फिर उसके बाद में देखो रेल मंत्रालय की न्यूज़ है, और रेलवे के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से चेंज हुई है। और रेल के अंदर देखो, यदि आपके मेंस के अंदर क्वेश्चन आए कि रेलवे के अंदर घटनाएं हैं तो वो कम हुई हैं या फिर क्या चल रहा है, क्या जो दुर्घटनाएं हैं तो वो किस तरीके से कम हुई हैं, तो एक ये ग्राफ है ना, ये आप बनाओगे कि 234 थे पहले 2005-6 के अंदर, फिर 2009-10 के अंदर 165, 135, 55, अब देखो 2 तक ही हो गए। कि मतलब जो वार्षिक घटनाएं होती हैं तो वो 2 तक पहुंच चुकी हैं। और इसके लिए कौन कौन सा सरकार ने पहल की है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मत देखना चाहे प्री, यदि आप सिर्फ प्री की तैयारी करने वाले हो तो। और प्री निकाल के कर भी क्या लोगे फिर। अब देखो प्रमुख सुरक्षा उपाय, बुनियादी ढांचा। अब मानव रहित लेवल क्रॉसिंग, जो मतलब अनमेंड लेवल क्रॉसिंग थी तो उनको है ना सारों को खत्म कर दिया जा चुका है। और अब क्या है कि ऑटोमेटिक तरीके से इनको जो ब्रॉडगेज लाइन है तो वहां पे है ना ऑटोमेटिक तरीके से है ना इनको जो मतलब वाहन वगैरह है वो जा सकते हैं। फिर उसके बाद में सिग्नल और निगरानी। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, एक तो टेक्नोलॉजी है, एक ट्रैक सर्किटिंग है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जैसे ट्रैक के ऊपर अलग अलग रेलगाड़ियां ट्रेन वगैरह खड़ी हैं या फिर कोई डब्बा खड़ा है, तो उसको ग्रीन झंडी देनी है या रेड झंडी देनी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनको है ना मैनेज वगैरह किया जाता है। और ये ट्रैक सर्किटिंग है, तो ट्रैक के ऊपर भी किस ट्रैक पे कौन सा डब्बा है तो उनको भी है ना निगरानी वगैरह रहती है। ये सब कुछ एक मतलब एआई वगैरह का यूज में लेके ये सिग्नल वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में आधुनिक उपकरण जैसे विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस हो गए। ये क्या है कि जैसे इंजन होता है, इंजन के अंदर जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है तो यदि वो सो रहा है या नहीं सो रहा है उसको देखने के लिए, विजिलेंस वगैरह करने के लिए ये विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस है ना उसके इंजन के अंदर लगा रहता है। और यदि आप 60 सेकंड तक ऐसे कुछ उसके अंदर मानक होते हैं कि 60 सेकंड तक उन्होंने कुछ हलचल वगैरह नहीं की है तो उसको कैप्चर करके उनको बताता है कि मतलब उनको अलार्म वगैरह करके इस तरीके से बताता है। फिर जीपीएस आधारित फोक सेफ्टी डिवाइस भी होता है। जैसे आप देखते हो कि फोक के अंदर जो ट्रेन है तो पटरियां हैं तो वो दिखती नहीं है ट्रेनों को, ट्रेन के अंदर यदि जो चालक बैठा है तो उसको पटरियां वगैरह नहीं दिखती हैं, तो ये फोक सेफ्टी डिवाइस है। पटरियों के अंदर छोटी छोटी दरार वगैरह भी होती हैं तो उनको भी ये कैप्चर कर लेता है। फिर अल्ट्रासोनिक दोष पहचान, ठीक है, तो ये वाला ये है पटरियों में दरार वाला, था सॉरी, दरार वाला ये है। फोक सेफ्टी वाला तो वो जो कोहरे के टाइम पे जो होता है वही है सिर्फ इसके अंदर तो। फिर उसके बाद में रोलिंग ब्लॉक है, मशीनीकरण किया जा रहा है, अलग अलग जगह निगरानी प्रणाली वगैरह की जा रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैंने इतनी इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगी हैं। फिर कोच रिप्लेसमेंट है, जैसे मतलब ये देखो ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं ये चीजें। LHB डिजाइन, ये एक डब्बों का प्रकार है। इसको आप थोड़ा सा है ना यदि ये डालोगे तो बहुत ज्यादा आंसर के अंदर है ना एक वजन पड़ जाता है कि LHB डिजाइन वाले जो कोच हैं उनसे बदला जा रहा है। ये जर्मनी के है ना डब्बे होते हैं, और ये स्टेनलेस स्टील टाइप में इस तरीके से बने होते हैं, काफी हल्के होते हैं। और जब एक्सीडेंट होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, इससे क्या है कि जो जान माल की हानि है वो कम होती है। ठीक है, तो ये LHB डिजाइन वाले कोच हैं, इनसे ना सबको बाकी चीज को खत्म किया जा रहा है। पहले क्या है ISF कोच थे, इनको खत्म करके LHB डिजाइन वाले कोच हैं इनके अंदर चेंज किया जा रहा है। अब एक कवच प्रणाली है। अब मेन जो आर्टिकल था तो वो कवच प्रणाली के बारे में ही था कि कवच 4.0 है, ये लॉन्च कर चुके हैं। और कवच के बारे में देखो आपको पता है कि ये क्या है, ऑटोमेटिक कवच लगाने का कार्य है कि भारत की रेल के अंदर जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज विकीर्ण ये सारी चीजें हैं तो उनके मार्गों को ना इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। ये क्या है कि एक ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लगाने वाला सिस्टम होता है कि मतलब यदि कोई दुर्घटना वगैरह होने वाली है तो उससे पहले उनको पता चल जाता है, यदि ड्राइवर वगैरह सो रहा है या फिर ये सारी चीजें पता लगती हैं तो उसी टाइम पे है ना ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक वगैरह लगा दिए जाते हैं, तो वो है कवच प्रणाली है। तो इसको अलग अलग जगह पे यूज में किया जा रहा है। ये 4.0 है, मतलब इसका एक उन्नत वर्जन है। ठीक है, बस।
अब देखो हेनले है तो इसके अंदर हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, तो उसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, HCT है, तो ये कहाँ पे है? हेनले के अंदर, लद्दाख के अंदर, पहली बात तो ये। और कौन सी चोटी के ऊपर है ये भी इसके अंदर दे रखा है। ये रेगिस्तान है वैसे तो, ये दिक्पार रत्साश्री इसकी पर्वत चोटी के ऊपर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसरो का एक INSAT-3 भी है, ये इसके साथ में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के बारे में। अब देखो, अब इस यहाँ पे मतलब हेनले के अंदर ही क्यों लगाया गया? क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है, और 250 से ज़्यादा जो रातें हैं तो वो खुले आसमान वाली होती हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे साफ आसमान रहता है, इसलिए टेलीस्कोप है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर एक देखो हानले डार्क स्काई रिजर्व है, ये स्थापित इसीलिए यहाँ पे किया गया है कि डार्क स्काई रहता है यहाँ पे, खुली रातें रहती है, मतलब रात के टाइम पे आसमान है वो खुला रहता है। फिर उसके बाद देखो प्रसिद्ध बाह्य ग्रह, देखो एक्सोप्लैनेट है ये वाला, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी खोज है ना इसके द्वारा की गई थी, HCT के द्वारा। HCT समझ गए? ठीक है, तो ये वाला इसकी ध्यान रखना है, ट्रेपिस्ट है, ट्रैपिस्ट है। ठीक, 1B। फिर उसके बाद में इसमें और देखो, जैसे इससे ग्रोथ वगैरह हो गया, मेस, ये अलग 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 जो परियोजनाएं हैं ये भी है ना यहाँ पे सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। ये ग्रोथ वाला हो गया टेलीस्कोप है, फिर मेस है टेलीस्कोप, HSGR है, ये सब हो गए। फिर भविष्य के लिए प्रोजेक्ट क्या है कि राष्ट्रीय विशाल ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इसकी बिना भी स्थापना वगैरह की जाएगी यहाँ पे। नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इसकी स्थापना भी की जाएगी। तो ये है HCT के बारे में, कितनी रातें हैं, कौन सी चोटी है। फिर उसके बाद में कौन सा जो उपग्रह है तो उसको है ना जो सॉरी एक्सोप्लैनेट है तो उसको है ना हमने देखा है, तो वो भी इसके अंदर याद रखना है आपको। मेनली ये 3 चीजें याद रखना। अब देखो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, और इसको वैसे हम पहले कर चुके हैं, आपको मैंने जो PDF दी थी उसके अंदर ना छोटा सा था। लेकिन इसमें क्या है कि आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए, PM विद्या लक्ष्मी स्कीम है तो ये हायर एजुकेशन है उसके लिए है। और इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बताता चलता हूँ, ये हो गया। फिर कोलेटरल फ्री है, कि मतलब इसके अंदर गारंटी वगैरह नहीं, गारंटर की जरूरत नहीं है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंसाता कहाँ पे है, अधिकतम राशि की कोई कोई सुनिश्चित नहीं की गई है। ये क्या है कि ये पॉइंट है, वो पहले जो मैंने PDF दी थी इसके अंदर नहीं लिखा हुआ था। अधिकतम राशि पर कोई निश्चित सीमा नहीं है, यहाँ पे फंसा सकता है कि मतलब ये कितनी इसके अंदर पैसे वगैरह दिए जा सकते हैं, लेकिन इतना है कि हर एक का जो इतने इतने कोर्स के पैसे होते हैं तो उतना उतना ही है ना उस हिसाब से इनके अंदर मैनेज कर दिया जाता है। और ऋण राशि क्या है? EBLR है, तो उससे 0.5%, मतलब जितनी भी बेस रेट चल रही है तो उसके अलावा 0.5% है, इतना जोड़ दिया जाता है, इतनी ही इसकी ब्याज दर होती है। फिर पुनर्भुगतान वगैरह है तो ये 15 वर्ष तक कर सकते हो आप, 15 साल तक, मतलब बहुत ज्यादा टाइम होता है। इसके अंदर क्या है कि एक ही बार आप ले सकते हो, लोन वगैरह है वो एक ही बार ले सकते हो, बार बार नहीं ले सकते। यदि मतलब मास्टर्स के लिए ले रहे हो तो उससे पहले वाली चीज है उसके अंदर मत लो आप, और यदि इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो एक टाइम पे आप ले सकते हो, इंटीग्रेटेड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब पाठ्यक्रम की अवधि वगैरह है तो उसके बाद 1 वर्ष की मोरिटोरियम अवधि भी शामिल है, कि मतलब पाठ्यक्रम वगैरह खत्म हो गया है तो उसके बाद में भी ना आप 1 साल तक ना उसके अंदर ले सकते हो, पैसे वगैरह आपके चलते रहेंगे। फिर वित्तीय लाभ में देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को स्कीम लग रही है, क्योंकि PIB बैकग्राउंड की न्यूज़ है, डायरेक्टली पूछ ली जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो 7.5 लाख रुपए तक की ऋण है, उस पर 70% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है। एक तो ये ध्यान रखना आप, सब्सिडी वगैरह कितनी दी जा रही है। फिर उसके बाद में यदि ब्याज सब्सिडी है, इंटरेस्ट सबवेंशन है, तो ये क्या है, आप मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्याज सब्सिडी वगैरह क्या होती है, कि ब्याज पे सब्सिडी होती है। तो ये 8 लाख तक यदि किसी की कमाई हो रही है तो 10 लाख रुपए तक का ऋण है यदि वो ले रहा है तो 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। और यदि पहले से एक स्कीम चल रही है, PM USP CSIS, ये योजना चल रही है, तो उसके अंदर तो क्या है कि 100% है ना आपको फ्री मिलता है, मतलब 100% ब्याज सब्सिडी मिल जाती है, नहीं कुछ भी है ना आपको देना नहीं पड़ता, ब्याज पे सब्सिडी मिल जाती है। फिर ये जो 4.5 लाख तक के हैं उन्हें पहले से ये वाली स्कीम है, इसके तहत है ना इनको लिया जाता है। लेकिन 8 लाख तक वाले हैं, 4.5 से 8 लाख तक वाले, ये इसके अंदर विद्या लक्ष्मी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और उनके जो 8 लाख तक हैं उनको 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है और 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। फिर उसके बाद है लाभार्थियों की सीमा, देखो 3% जो ब्याज सब्सिडी है उनके लिए तो 1 लाख है ना पात्र होंगे, मतलब 1 लाख स्टूडेंट है, हर साल 1 लाख स्टूडेंट ही हो सकते हैं, और 6 साल होंगे मान लो, तो 6 साल के लिए, ये 7 साल के लिए है सॉरी, तो 7 लाख है ना स्टूडेंट है तो उनको लाभ मिलेगा। 2024-25 से लेके 2030-31 तक ये स्कीम है, तो इसलिए इसके अंदर 7 लाख जो लाभार्थी हैं वो हो सकते हैं, हर साल 1 लाख को ही मिलेगा लाभ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और उनको सबको 3% सब्सिडी वगैरह दी जाएगी। फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर,
तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एनआईआरएफ वगैरह है तो उसके अंदर जो 100 अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मतलब आईआईटी एनआईटी वगैरह है, वो सब है, वो सब आ जाएंगे, 200 रैंक वाली भी आ जाएंगी, यूटी वाली। फिर उसके बाद में भारत सरकार के अधीन जो अन्य जो हायर एजुकेशन कराने वाले संस्थान है वो, तो इनकी एक हायरार्की टाइप में है कि इतने बच्चों को यदि ऊपर वालों को चाहिए तो यही खत्म हो जाती है, तो फिर नीचे नहीं जाएंगे, इस तरीके से है। फिर मैनेजमेंट कोटा है, एनआरए कोटा है, विदेशी परिसरों के अंदर यदि कोई काम पढ़ रहा है तो उनको ये स्कीम के तहत लाभ नहीं मिलेगा, ये अपवाद है। और एक बार ही ले सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और पैसा क्या है कि सीधा आपको कैश वगैरह इस तरीके से नहीं मिलेगा, सीबीडीसी का वॉलेट होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी है, तो उसका एक वॉलेट होता है, उसी के अंदर आपको शिक्षा ऋण ना उसके अंदर पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो अपना सब ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लग रही है मेरे को। अब देखो स्टार्टअप है, दो स्पेस स्टार्टअप है, इसके लिए क्या मैंने हेडिंग वगैरह ये नहीं डाली है, लास्ट वाले आर्टिकल्स हैं। तो देखो स्पेस स्टार्टअप है, उसके अंदर भारी वृद्धि हुई है, जैसे पहले एक ही था, फिर अब 400 स्पेस स्टार्टअप हो चुके हैं। फिर उसके बाद में आप हम बात कर चुके हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं, इन स्पेस वगैरह हो गया, इसके अंदर दो तीन चीजें नहीं थी लास्ट के अंदर, तो इसलिए मैंने लिया है। ये पहला पेज है, ये रिपीट वाला है। देखो टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन फंड है, ये 500 करोड़ का दे रखा है। फिर उसके बाद में स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड है, ये भी दिया जाता है। ये और बाकी जो इन स्पेस मैंने आपको बता दिया, भारतीय अंतरिक्ष नीति है, एफडीआई नीति है, इसके अंदर 100% आप अभी कर सकते हो प्रत्यक्ष निवेश है। फिर ऑटोमेटिक रूट से है, लेकिन वो अलग अलग चीजों के लिए, उसके अंदर मैंने 3 टाइप में आपको बांट के बताया था, वो आप है ना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना कि एफडीआई नीति है, इसके अंदर वो 3 जो टाइप थे कि उनको आप मेरे को बताना, आप यदि आपको याद है तो इसरो की सुविधाओं तक पहुंच है कि इसरो की कोई भी सुविधा है, यदि उनको लॉन्च पैड वगैरह चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह चाहिए, तो ये क्या है, इसरो हेल्प करता है। अब देखो ये वाला जो पेज है, इसके अंदर नई नई चीजें हैं, ये पहले वाला पेज था वो हम कर चुके हैं पहले से। तो एक तो पीओईएम है, पीएसएलवी के लिए ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। तो इसके तहत क्या है कि जो कम लागत के अंदर अंतरिक्ष में है ना, अपने परीक्षण और सत्यापन वगैरह करना होता है, तो ये कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। फिर सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, तो उपग्रह निर्माण क्षमताओं में तेजी लाने के लिए ना इसको शुरू किया है, और निजी क्षेत्र वाले हैं तो वो यहाँ पे आके, और अब विनिर्माण क्लस्टर वगैरह ना यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, इनके लिए राज्य सरकार भी समर्पित है ना, ये प्रोत्साहन वगैरह किया जा रहा है। तो ये ऐसे बीएसएस सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, उपग्रह निर्माण क्षमताओं को तेजी लाने के लिए। फिर उसके बाद में निजी क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियां क्या है, जैसे प्रक्षेपण सफलता होगी, निजी क्षेत्र आपको पता है कि जैसे स्काई रूट है, तो ये स्काई रूट क्या है, यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न का मतलब आप समझते ही होंगे, ठीक है, 1000 करोड़ होता है शायद, 1000 करोड़ की कंपनी। फिर उसके बाद में कंपनी तकनीकी परीक्षण है, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस है, तो इसने क्या है 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन वगैरह बना लिया है। विक्रम रॉकेट है, तो ये इसने बनाया था, विक्रम रॉकेट आपको पता है किसने बनाया था, स्काई रूट हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर ईओपीपीपी पहल, पृथ्वी अवलोकन, ठीक है, तो यह अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए पीपीपी पहले ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में, जिसके तहत क्या है, पिक्सल हो गया, ध्रुव स्पेस हो गया, सेट शोर हो गया, पियर साइट स्पेस है। इस तरीके से ये सारी चीजें सारे लोग मिलके, और 1200 करोड़ के अंदर निजी निवेश से भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह, 12 उपग्रह ना ये बना रहे हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये चीजें आप देख लेना। ईओ अर्थ ऑब्जर्वेशन है, और उसके अंदर पीपीपी पहल है, और ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये बना रही हैं, 12 उपग्रह है, इनका विकास किया जा रहा है। अब अन्य वैश्विक साझेदारियां हैं, ये कोई काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब देखो अगला है दानवीर पहल है। ये क्या है कि भारत की जो ग्राम पंचायत है उनके अंदर यदि आपको पैसा वगैरह इस तरीके से डोनेट करना है, यदि आप गांव से बाहर आ चुके हो और अच्छा सक्सेसफुल हो चुके हो, और ग्राम पंचायत के अंदर आप दान वगैरह करना चाहते हो उसके विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, तो इसके तहत है ना ये जो दानवीर प्लेटफॉर्म है, इसको इसके द्वारा आप कर सकते हो। दानवीर तो ये पहल है, और ये मेरी पंचायत ये ऐप है, इसके अंदर जाके आप है ना कंप्यूटर के द्वारा आप या मोबाइल के द्वारा उसके अंदर करो आप, और इसके अंदर पैसा दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है और डिजी हार्ट है, इनके सहयोग से ना इसको विकसित किया गया है, ये आप ध्यान रखना बस, ठीक है। और ये दानवीर इनिशिएटिव है। दानवीर इनिशिएटिव आपको पूछा अगर जाए तो ये पंचायती राज मंत्रालय का है, ये आपको ध्यान रखना है बस मेनली, ठीक। फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम, ये क्या है, हाँ सीपीआई के लिए है, सीपीआई का आधार वर्ष है, तो ये रिपीट के लिए है, इसलिए मैंने इसको बस ऊपर से आपको याद दिलाने के लिए डाला है इसको, कि ये सीपीआई का आधार वर्ष है, 2012 था, चॉइस कर दिया गया है, और अभी रिपोर्ट वगैरह आ रही है, सब आ रही है, ठीक है, मंथली वगैरह आ रही है इस तरीके से। तो अब अगला आर्टिकल है, फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है। ये क्या है, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ये कहाँ पे बन रहा है, ग्वालियर के अंदर, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटी छोटी लास्ट वाली जो न्यूज होती है ये भी इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद में देखो लास्ट वाली है, वो स्पेशली वैसे पीसीएस के अंदर जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो माही क्लास है, उसकी छठा नहीं है, 7वां है। माही क्लास के अंदर देखो टोटल
8 बनने वाली हैं, ठीक है। और ये पनडुब्बी रोधी है, मतलब सबमरीन वारफेयर है, एंटी सबमरीन वारफेयर है ये। तो ये पनडुब्बी रोधी जहाज है, मछलीपट्टनम इसका नाम है, ये 7वां है, ठीक है। और शायद मांडल मांडल करके है, वो लास्ट बचेगा। उसके अलावा हमने देख लिया है, माहे वगैरह है, और भी थे, तो हम देख चुके हैं, बार बार हम देखते देखते रहते हैं, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करना चाहे। यदि आपने पहले लिख रखा है तो उसके साथ में ऐड कर लेना। अब देखो ये एक यूवी का प्रोग्राम है। ये क्या है कि जैसे इसरो का है, और विद्यार्थियों की ट्रेनिंग वगैरह, प्रशिक्षण वगैरह करवाने के लिए ये प्रोग्राम करवाया जाता है। और 15% है ना, इनको अलग से है ना वरीयता दी जाती है, जो ग्रामीण वाले लोग हैं इनको वरीयता दी जाती है। और वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह, जो मतलब स्पेस स्टार्टअप यदि करना चाह रहे हो, स्पेस की जानकारियां वगैरह लेना चाह रहे हो, तो इसरो करवाता है इसको, यूवी का प्रोग्राम को, जो युवा वैज्ञानिक है उनके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे अलग अलग जो सेंटर्स हैं, देखो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो गया, सतीश धवन केंद्र हो गया, ये जितने सेंटर है ना, इसके यहाँ पे है ना, इनको संचालित किया जाता है यूवी का प्रोग्राम को। ये थोड़ा सा है बाईपासिंग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी आपको ना यूवी का प्रोग्राम है किसके बारे में इतना पता होना चाहिए। और ये अंतरिक्ष विभाग है, इसके तहत किया जाता है, ठीक है। अब देखो कल नहीं परसों वाले में किसी ने कहा था कि जैसे NAP ट्रिपल सी है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है ना। तो NAPCC है, तो इसके तहत 8 थे। देखो इसके अंदर भी 9 दे रखे हैं, 9 मिशन है। और जहां तक मेरे को लग रहा है कि 2019 में ये हेल्थ वाला जोड़ तो दिया था, ये तो पहले पुराना डाटा है जहां तक मेरे को याद आ रहा है ना। तो अब 9 तो हो चुके हैं, NAP CCC के अंदर हेल्थ को जोड़ दिया है, हेल्थ सेक्टर को। तो आप ये देख लेना, मैं कमेंट देख के ही मैंने रिप्लाई दिया आपको। फिर उसके बाद में देखो एक पृष्ठभूमि में हमने बाघ वाला है ना, ये हमने किया था। तो इसके अंदर एक चीज थी, ये रहा, हाँ। देखो 3 उपप्रजातियां हैं, जो बाघों की उपप्रजातियां हैं 3। अब क्या है कि एक नया आर्टिकल आज आया था, वो कल वाले के अंदर ऐड करना है आपको चीज, बस। बाली, जावा का और कैस्पियन बाघ ये विलुप्त हो चुके हैं। यदि आपको स्टेटमेंट आता है प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के लिए नहीं है ये, प्री के अंदर स्टेटमेंट आता है कि 3 उपजातियां हैं, बाली, जावा और कैस्पियन बाघ, तो ये विलुप्त हो चुकी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना बस, यदि स्टेटमेंट के अंदर आता है तो। बाकी ये देखो 3 क्वेश्चन है आपके लिए। कोयला विनिमय नियम के बारे में है, फिर PM विद्यालक्ष्मी योजना है, इसके बारे में है, और लद्दाख की हेनले के अंदर, ठीक। और ये 2 मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। काफी छोटा ही था आज तो सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ऐसे ही करते रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहो, मेरे पे विश्वास रखो। बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है, जिनको विश्वास है वो आप तो हो ही। और बाकी आप करते रहो अच्छे से, डेली रिवीजन वगैरह आप करते रहो, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी। और जब तक आप रिकॉल नहीं करोगे तो याद नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। फिर हम मिलते हैं कल लास्ट सेशन है, फिर उसके बाद में सीधा मंडे को मिलेंगे। थैंक यू।